हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेकर आए हैं संरचनात्मक प्रकार्यवाद, फंक्शनल स्ट्रक्चरलिज्म। तो आज हम इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम इस संरचनात्मक प्रकार्यवाद को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जिस तरीके से एक जीव विकसित होता है, यानी उसके शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पांव, कान, नाक, मुंह आदि होते हैं, और उन सभी से मिलकर वो अपने किसी कार्य को पूर्ण कर पाता है। तो इसी तरीके से जो संरचना होती है, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कितने सारे अंग हैं, आँख, नाक, मुंह, कान हैं, सब कुछ है। तो ये हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस संरचना से ही, इस संरचना के द्वारा ही, हम अंगों के द्वारा ही, जब ये संरचना बनी हुई है जो ईश्वर प्रदत्त है, और इस संरचना के द्वारा ही हम, जैसे हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह हैं, तो हम इन्हीं संरचना के द्वारा किसी कार्य को कर पाते हैं। तो इसी तरीके से संरचनात्मक प्रकार्यवाद भी कहता है कि समाज में बहुत सारे क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, समाज के अंग होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही समाज में नवीन परिवर्तन होते हैं, नवीन विचार उठते हैं, नवीन क्रियाएं होती हैं। तो उनसे क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था को निर्मित होने में गतिशीलता मिलती है, यानी समाज में नई व्यवस्थाएं निर्मित होने के लिए नित्य नई विचार उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों के द्वारा ही, उन क्रियाओं के द्वारा, नवीन क्रियाओं के द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो इसमें यही कहा गया है कि जो पहले सामाजिक संरचना बनी थी, सबसे पहले जब समाज का उद्भव हुआ था, उस समय की सामाजिक व्यवस्था और अब की सामाजिक व्यवस्था में बहुत परिवर्तन है। और किंतु उस पुरानी प्राचीन सभ्यता को लेकर ही आज जो भी परिवर्तन होकर आए हैं समाज में, वो प्राचीन सभ्यता को लिए हुए उसके कुछ न कुछ अंश हमारी आज की सभ्यताओं से भी जुड़े होते हैं। यानी हमारी आज की परंपराओं से, आज की रीतियों से, आज की संस्कृति से प्राचीन सभ्यता का कुछ न कुछ अंश जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारा शरीर है, जब हमारा शरीर कोई क्रिया करता है तो हम अपने सारे अंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से समाज में भी सारे अंग, समाज के जितने भी अंग होते हैं, वो आपस में क्रियाएं करते हैं, और एक सामाजिक नवीन क्रिया उत्पन्न होती है। और वो नवीन क्रिया के द्वारा जब सामाजिक प्रकार्य होते हैं तो सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो आज हम इसी बात को जानते हैं कि जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद है, यानी किसी संरचना के द्वारा किए गए प्रकार्य ही सामाजिक संरचना होती है। अब हमारे समाज में जो अंग होते हैं, जैसे हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जरूरी अंग कौन है? हमारे समाज में परिवार, मित्र, समितियाँ, संस्थाएं और बहुत सी ऐसी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं लोगों के बीच में होती हैं, जिससे नवीन क्रियाएं होती हैं। यानी ये जो प्रकार्य होते हैं समाज के, ये प्रकार्य ही सामाजिक प्रकार्य, संरचनात्मक प्रकार्य होते हैं। समाज के अंगों के द्वारा जो प्रकार्य होते हैं, क्रियाएं होती हैं, और जो क्रियाएं समाज की व्यवस्था के लिए होती हैं, उन्हें ही संरचनात्मक प्रकार्यवाद कहते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं। और ये जो क्रियाएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें प्रकार्यवाद कहते हैं। किंगसर डेविस के अनुसार संपूर्ण समाज शास्त्रीय साहित्य का 1/4 भाग प्रकार्यवादी साहित्य है, कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं को लेकर ही हमारी नवीन सभ्यताएं निर्मित होती हैं। भारत में अधिकांश मानव शास्त्रीय अध्ययन प्रकार्यवाद से प्रभावित है। यानी जो हमारा भारत है, इसमें हर तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं,
भौगोलिक दृष्टिकोण से, विचारों के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज, मूल्य, परंपराएं होती हैं, जिसके कारण जो उनकी लोगों की क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनकी अपनी अलग अलग सभ्यताएं होती हैं। तो उन सभ्यताओं का जब व्यक्ति अध्ययन करता है, उनके अध्ययन में रुचि रखता है, तो उसको ही मानव शास्त्री कहा जाता है। और ऐसे मानव शास्त्रियों को, अध्ययन करने वालों को सामाजिक मानव शास्त्री कहते हैं। तो जिन्होंने प्रकार्यवाद में, यानी उन मानव शास्त्रियों ने प्रकार्यवाद में भेद बताए हैं कि जो प्रकार्यवाद है वो, उसमें भी भेद होते हैं कि जो प्रकार्यवाद को 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है सावयवी प्रकार्यवाद, जो अगस्त्य कॉम्टे के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद है विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाद, जो स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। फिर है मानव शास्त्रीय प्रकार्यवाद, रेडक्लिफ ब्राउन और मेनोलोवस्की के द्वारा दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मानव स्वभाव का, मानव क्रियाओं का, मानव व्यक्तित्व का अध्ययन करने को ही मानव शास्त्रीय प्रकार्यवाद कहते हैं। फिर है समाज शास्त्रीय प्रकार्यवाद, जो सामाजिक में उठने वाली समस्याओं के द्वारा जो प्रकार्य होते हैं, जिसको महत्व दुर्खीम ने दिया है, तो उसे ही समाजशास्त्री प्रकार्यवाद कहा जाता है। इसी तरीके से हमारे सावयवी प्रकार्यवाद की बात अगस्त्य कॉम्टे करते हैं कि हम जिस तरीके से हमारा शरीर मिलकर कार्य करता है, ऐसे सामाजिक अंग मिलकर कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से 4 भागों में प्रकार्यवाद को बांटा गया है: सावयवी प्रकार्यवाद, विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाद और मानव शास्त्रीय प्रकार्यवाद और समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार्यवादी विचारक इस तर्क को स्वीकार करता है कि समाज में सदैव पुनः संगठन को स्थापित करने वाली वे इकाइयां सक्रिय रहती हैं जो बार बार संतुलन को स्थापित करती हैं। यानी सभी प्रकार्यवादी विचारकों का यह कहना है कि समाज में इस तरीके की क्रियाएं होती रहती हैं, निरंतर होती रहती हैं, जो समाज में क्या करती हैं कि संतुलन बनाती हैं। ऐसी क्रियाएं समाज में सक्रिय रहती हैं और निरंतर होती रहती हैं, जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, सामाजिक एकीकरण बना रहे, सामाजिक संतुलन बना रहे। ऐसी क्रियाएं समाज में निरंतर होती रहती हैं और सक्रिय अवस्था में होती हैं। विचारक अपने विवेचन में मूल्य एकात्मकता की चर्चा करते हैं। तो जो समाज शास्त्रीय विचारक हैं, वो अपने विचारों के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों के द्वारा ही समाज में एकात्मकता आती है। जो हमारे रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं आदि होती हैं, जिनके द्वारा समाज में लोग, अब जैसे कोई त्यौहार है, त्यौहार में लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो ये त्यौहार है, हमारे मूल्य, हमारा कोई अनुष्ठान है या हमारे परिवार में कोई कार्यक्रम है, तो ये हमारे सारे क्या मूल्य परंपराएं हैं, हमारी इनके द्वारा ही, ये हमारे सारे मूल्य, इनके द्वारा ही समाज में एकात्मकता आती है। प्रत्येक इकाई की नैतिकता के प्रतिबद्धता, यानी जो समाज में ये प्रकार होते हैं, जो मूल्य होते हैं समाज के, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं आदि होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि नैतिक प्रतिबद्धता होती है, यानी कि नैतिकता को अपनाने की एक स्थिति बनती है कि व्यक्ति समाज में जब इन नैतिक मूल्यों को अपनाया जाता है तो भी समाज में एकात्मकता आती है। और यदि नैतिक मूल्यों को नहीं अपनाया जाएगा तो क्या होगा, समाज विघटित हो जाएगा, उसमें एकात्मकता नहीं आ सकती है। तो जब समाज में नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है,
या नैतिक मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लाना होता है, तो ये हमारे प्रकार्यवाद, जो हमारे मूल्य हैं, ये हमारी प्रकार्यात्मकता, एकात्मकता प्रकार्यात्मक को बनाने में बहुमूल्य योगदान देते हैं। प्रकार्यवाद से संबंध से समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में सर्वाधिक योगदान स्पेंसर ने दिया है, पैरेटो ने और दुर्खीम। तो जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार हम देखें तो जो प्रकार्यवाद की सबसे ज़्यादा जिसमें योगदान दिया गया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है अपना प्रकार्यवाद, पैरेटो ने दिया है तार्किक क्रिया के द्वारा, दुर्खीम ने अपने श्रम सिद्धांत के द्वारा, जबकि सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र में मैलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया है। यानी इन्होंने मानवीय विचारों और क्रियाओं का अध्ययन किया है। आगे जानते हैं, कांटे, स्पेंसर एवं पैरेटो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न अंगों के अंतर निर्भरता को, जबकि दुर्खीम एकीकरण की एकता को महत्व प्रदान करते हैं। तो जो कांटे, स्पेंसर और पैरेटो है, ये सामाजिक व्यवस्था में जो हमारे सामाजिक अंगों, जैसे हमारा शरीर के अंग हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे के सहयोग के बगैर हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसी तरीके से समाज में जो बहुत सारे सामाजिक अंग होते हैं, उनके मिलकर कार्य करने से ही सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो ऐसा कांटे, स्पेंसर और पैरेटो कहते हैं कि इन अंगों के परस्पर सहयोग के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था बनती है। और इसके अलावा दुर्खीम एकीकरण या एकता को महत्व देते हैं कि समाज में जब लोग किसी कार्य को एकत्रित होकर एक होकर करेंगे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। समकालीन समाजशास्त्र में पार्सन्स, मर्टन, गोफमैन, पीटर बर्जर एवं कॉलिंग्स पर दुर्खीम का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यानी दुर्खीम ने समाज के आवश्यकताओं पर जो अपना उन्होंने श्रम का सिद्धांत दिया है, कि अपने श्रम के सिद्धांत के द्वारा उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि सामाजिक एकता और समाज की आवश्यकता कितनी होती है। अर्थात समाज में जब एकात्मकता होती है तो समाज में सामाजिक व्यवस्था बनती है। तो इनके विचारों का जो असर है या इनके विचारों को जो छाप है वो इन लोगों के यानी मर्टन, गोफमैन, पीटर बर्जर, कॉलिंग्स के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा गया है। इन्होंने भी अपनी विचारधारा में इनके विचारों को अपनाया है। तो आज हम लोगों ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद के विषय में जाना कि किस तरीके से सामाजिक संरचना के द्वारा सामाजिक प्रकार्य होते हैं और सामाजिक व्यवस्था बनती है। यानी सामाजिक एक संरचना होती है, उन संरचना का जब परस्पर आपस में क्रियाएं होती हैं तो नैतिक मूल्य पनपते हैं और नैतिक मूल्यों के द्वारा ही समाज में संरचनात्मक व्यवस्था बनती है। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।